जोशीमठ उत्तराखंड का गेटवे, मतलब ये कि जोशीमठ जाए बगैर आप चारधाम यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा सकते हैं। हेमकुंड साहिब पहुंचना हो या फिर फूलों की घाटी या फिर औली, वहीं से होकर जाया जा सकता है। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं जोशीमठ से आगे जाने वाले रूट ही बंद ना हो जाएं, क्योंकि जोशीमठ धंस रहा है, दरक रहा है और इसकी वजह क्या है वो भी आज समझने की जरूरत है। बेतरतीब निर्माण, अनियंत्रित विकास और पहाड़ों का कटाव, इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण, बोरिंग से खुदाई, ये वो कारण हैं जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं जोशीमठ की मौजूदा स्थिति के लिए। बिल्कुल, पानी का रिसाव हो रहा है क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो वहां से पानी का रिसाव हो रहा है। ऊपरी मिट्टी का कटाव, इसकी वजह भी यही बात बताई जा रही है। गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं जो कि क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ जोशीमठ पर बढ़ा रही हैं। मतलब ये कि जिस जोशीमठ की पहचान सामरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से होती आई है, वहां इतने डेवलपमेंट हुए कि अब वो शहर धीरे धीरे पाताल में समा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ तबाही के मुहाने पर खड़ा है और इसकी वजह है भूधसाव, जिसके चलते पूरा शहर दिन ब दिन विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि घरों में दरार है और मुसीबतों का पहाड़ है। लेकिन जिस हालात में जोशीमठ दिन गिन रहा है, अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है, उसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्यों पूरा शहर पाताल में समाता जा रहा है? क्यों लोग घर छोड़ रहे हैं? क्यों पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है? तो इसका जवाब है प्रकृति से छेड़छाड़ और उन चेतावनी निर्देशों की अनदेखी जो सामरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस इलाके के संरक्षण के लिए समय समय पर दिए गए थे। जोशीमठ की त्रासदी आज देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से हिमालय और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। जोशीमठ में जो कुछ भी हुआ उसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों में मुख्य रूप से तो यह भी है कि जितनी एक क्षेत्र विशेष की क्षमता होनी चाहिए उससे बहुत आगे जोशीमठ पहुंच चुका था। 2.5 किलोमीटर में अगर 4000 मकान हो, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हो, तो उस पर वो दबाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि हिमालय खुद एक मलबे में बसा है और उसकी संरचना को किसी भी रूप में बहुत स्थायी और मजबूत नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ क्या वहाँ की डिज़ायरेबल लैंड यूज़ होनी चाहिए, किस एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे हमें पब्लिक यूटिलिटी बनानी चाहिए, कहाँ पे हमें हैबिटेशन बनाने चाहिए, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड पॉलिसी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ तो बहुत हमें इमीडिएटली करनी पड़ेगी। आधुनिकता की चकाचौंध में हजारों गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। क्षमता से कई गुना ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। पहाड़ के सीने को चीरते हुए कई टनल निकाले गए हैं। पहाड़ में ट्रेन पहुंचाने को ललायत लोगों ने विकास के नाम विनाश की तरफ धकेल दिया है। अनगिनत ब्लास्ट हुए, धमाके किए गए, जो दशकों तक होता रहा, लेकिन अंत के इस दौर में वो पहाड़ टूट रहा है, बिखर रहा है, दरक रहा है, जिसे बचाने की कुछ कोशिशें अंतिम वक्त में हो रही हैं। लेकिन ये सभी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि जोशीमठ अंतिम सांसें गिन रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने भी माना कि डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ से छेड़छाड़ गलत है, जिसे रोकना अत्यंत जरूरी है। विकास जो बहुत तेज गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे और जो तेज गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे। अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, जब डेवलपमेंट के नाम पर जोशीमठ से छल हुआ। 24 दिसंबर 2009 टनल बोरिंग द्वारा खोदा जा रहा था। नतीजा ये कि जोशीमठ में पानी रिसने लगा। 700 से 800 लीटर तक पानी डिस्चार्ज हुआ था, जिससे इमारतें कमजोर होनी शुरू हो गई। साल 2010 एनटीपीसी ने प्रोजेक्ट रिसर्च का जिम्मा सौंपा। प्राइवेट जियोलॉजिकल कंपनी को जिम्मा मिला। ऊपरी तौर पर आकलन और प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई।
प्रकृति से छेड़छाड़ की वो तस्वीर अब भी जहन में है, जब 2021 में तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था तो ग्लेशियर ओवरफ्लो होने की वजह से वहां कई लोग मारे गए थे, जिनमें से कई लाशों का पता आज तक नहीं चल पाया है। लेकिन इससे फर्क किसे पड़ा? इतनी बड़ी आपदा के बाद भी पहाड़ों पर विकास के नाम पर पेड़ उखड़ते रहे, सड़क और टनल बनाने के नाम पर पहाड़ तोड़े गए, जरूरत से ज्यादा डैम में पानी रोके गए और इसका नतीजा सबके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि इस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? जैसा सीएम धामी ने कहा, डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ से छेड़छाड़ आगे नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन के अलावा वहाँ के लोग भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने जानते बूझते जहाँ चाहा वहाँ मकान बनाए और रहने लगे। लेकिन अब वही आशियाना छोड़ना मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोशीमठ में प्रकृति से छेड़छाड़ के साथ ही निर्देशों की भी अनदेखी हुई। दरअसल 1975 में यूपी सरकार ने सर्वे के आदेश दिए थे। 1976 में सर्वे रिपोर्ट आई थी। गढ़वाल कमिश्नर एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था, जिसमें भूवैज्ञानिक और इंजीनियर्स शामिल थे। कुल 18 लोगों की ये टीम थी, जिन्होंने 1976 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा इलाका बहुत ही संवेदनशील है। पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने की सिफारिश की गई थी। उस सर्वे के दौरान निर्माण को सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई थी और कहा गया था कि जोशीमठ ग्लेशियर की मिट्टी पर बसा एक शहर है। बावजूद इसके विकास के नाम पर निर्माण कार्य हुए, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहाड़ों का कटाव हुआ, क्षमता से ज्यादा गगनचुंबी इमारतें यहां पर बनाई गई और इसका नतीजा आज सबके सामने है। जोशीमठ खाली हो रहा है और अब पीड़ितों का पुनर्वास एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। सरकार ने प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने का ऐलान किया। लोगों के पुनर्वास को लेकर सीएम धामी खुद दलबल के साथ मौके पर मौजूद हैं। सरकार का कहना है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है। फौरी तौर पर अंतरिम राहत दी जा रही है कि कोई अंतिम राहत नहीं। जोशीमठ भूधसाव की जद में अभी तक 723 घर आ चुके हैं। 450 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। चुनौती अब लोगों के पुनर्वास की है। पुनर्वास और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को प्रभावित लोगों से बातचीत की। प्रभावित की ओर से अलग अलग सुझाव आए। लोग चाहते हैं कि उन्हें जोशीमठ के आसपास बसाया जाए। कुछ पीपल कोठी में बसाने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों में पैरिटी नहीं लाया जा सकता है। बद्रीनाथ में मार्केट रेट के 6 गुना तक भी पैसे दिए गए थे। वो इसलिए दिए गए थे कि वहां पर सरकार का एजेंडा था, सरकार वहां का पुनर्विकास चाहते थे। अब उसमें स्टेक होल्डर्स की सहमति प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिया है। ये एक डिजास्टर है। इसकी पैरिटी केवल वरुणावत के साथ हो सकती है और वरुणावत में जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर के पैकेज यहाँ दिए जाएंगे। सरकार की ओर से प्रभावितों को मार्केट रेट पर मुआवजा देने की बात कही गई, लेकिन इसको लेकर भी प्रभावितों में संशय बना हुआ है। प्रभावितों का कहना है कि मार्केट रेट क्या हो यह भी तय नहीं है। हर जगह जमीनों के अलग अलग रेट हैं। लोगों की अलग अलग मत है। कुछ लोग जोशीमठ के आसपास ही सेटल होना चाहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि थोड़ा दूर पीपल कोटी वगैरह में सेटल होना चाहते थे। जो 2 होटलियर्स हैं वो खासतौर पर पीपल कोटी जाना चाहते हैं। तो सबके विकल्प हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि ये एक मिक्सड पैकेज बन जाए। सबको अपने अपने विकल्प के अकॉर्डिंगली एंटरटेन किया जाएगा। बहरहाल सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि प्रभावितों की हर शंका का समाधान किया जाए, लेकिन प्रभावितों का एक बड़ा धड़ा अब भी धरने पर बैठा हुआ है। देखना होगा कि सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।